हम लोग बात करने वाले थे अनुच्छेद 31C इस पर, क्योंकि 31B तक बात हुई। क्या कहता है? कहता है कि अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए, यानी अनुच्छेद 13 कुछ भी कह रहा है, इसका मतलब ओपनिंग वर्ड से ही आपको बिल्कुल पता लग रहा है कि फंडामेंटल राइट, इसकी बात या इसकी जो लिमिटेशन लेजिस्लेचर पर लगाई गई है कि साहब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाकर आप कुछ भी इनेक्ट नहीं कर सकते, इस लिमिटेशन को रिलैक्स करना, यही एकमात्र उद्देश्य है अनुच्छेद 31C के जोड़े जाने का। बिल्कुल पहली लाइन से आपके सामने क्लियर हो जाता है। और सबसे दुखद तो यह है कि कानून की शिक्षा में यह बातें कभी बताई नहीं है। हमें तो जब तक हम LLM पास नहीं कर ली है तब तक कभी ये बातें पता ही नहीं लगी, क्योंकि वॉट एवर इज नेसेसरी टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, आई हैव रीड दैट सिंपली। और टीचर्स उन्होंने भी यही बताया कि मैक्सिमम मार्क्स ये अर्जित करना यही जीवन का उद्देश्य है। अदरवाइज 31A, 31B, 31C इसे आप देखें तो कि किस ढंग से इनेक्ट किए गए। चलिए 31A के पीछे तो हम कुछ जस्टिफिकेशन मान भी सकते हैं कि चलिए तत्कालीन समय में जमींदारी विनाश उसका होना जरूरी था। दैट इज वाई यू हैव एडेड सच ए आर्टिकल। लेकिन उसमें फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था जो सिर्फ कृषि सुधार, यह जमींदारी विनाश, वहीं तक मामले को सीमित रखते आपने उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया उससे मामला आगे जाता गया। लेकिन चलिए वो भी हम जस्टिफाई मान लेते हैं, क्योंकि 5 निश्चित उद्देश्य आपने बता दिए। फाइनली 31A जब हम देखते हैं तो 31A में 5 स्पेसिफिक उद्देश्य हैं। उन्हीं के लिए ये कहा गया कि सब 14, 19, 21, वो 31 इसकी वर्जना लागू नहीं होगी। चलिए ठीक है, कुछ हद तक जस्टिफाई हो गया मसला। लेकिन 31B, why you have added that? Why you have created the schedule like 9th schedule? आपने ये कहा कि 9th शेड्यूल में जैसे ही चीजें आएंगी, और वहां क्या कहा 31A, यानी उसकी व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका मतलब जो कुछ 31A में है वो तो है ही है, वो तो है ही है, उसके अलावा भी ये है। यही तो इन शब्दों का मतलब होता है कानून की दुनिया में, कि उसके अलावा भी ये है कि whatever the legislation will be kept by the legislature in 9th schedule, then you cannot challenge that before the court. और 31 से तो बात कर रहा है 14, 19, 31 की। 31B कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, कि वो जो हमने 9th शेड्यूल में रख दिया वो किसी भी फंडामेंटल राइट पर अगर विपरीत प्रभाव डाल रहा है तो उसको किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती इस आधार पर नहीं दी जाएगी कि वो फंडामेंटल राइट का विरोध करती। क्या हुआ, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ योरसेल्फ, सवाल ये उठता है। ठीक है, जो तत्कालीन विधायिका में बैठे हुए लोग हैं, जो तत्कालीन विधायिका को लीड कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, सवाल इस पर है। ठीक है, आप कोई कानून बनाएंगे, आप सोल जज हो गए कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू इनेक्ट,
कंपल्सरीली दैट विल बी इन द फेवर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आप ये कहना चाहते हैं, और ये तो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं कि किसी को अगर सारी ताकत मिल गई हो तो उसने जनता के हित में ही फैसले लिए हो, ये तो कभी हुआ ही नहीं। तो वाई यू आर डूइंग सच एक्ट, क्यों कर रहे थे आप ऐसा? ठीक है, और उसके बाद यही नहीं रुके तो कहते हैं ना कि पिता से 4 कदम आगे पुत्र चलता है। तो जब 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुई तो 31C आ गया, और फिर वही बात है कि अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए। और मजेदारी यह है कि अभी हम नीचे अखबार देख रहे थे तो साहब जो झंडा बरदार हैं इन चीजों को लाने के, ठीक है, लाने वालों के जो उत्तराधिकारी हैं वो लिख रहे थे कि साहब ये सरकार और बाकी सारे लोग जनता के अधिकारों पर डकैती डाल रहे हैं, आप लोग जरा सावधान रहिएगा। ये डकैती तो कैसे पड़ी है और उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये 31A, 31B और 31C है। फंडामेंटल राइट तो राइट है ही, उन पर आप डकैती सीधे डाल रहे, ठीक है ना। 31C क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए कोई भी विधि जो भाग 4 में अभिकथित सभी यकीनी तत्वों, ये 1976 से आया, हमने आपको बताया। इससे पहले 1971 में यह लिखा था 39B और 39C, और यही इसी कारण से हमें लगता है मिनर्वा मिल गलत थे, ठीक है। हमें लगता है कि मिनर्वा मिल को रिकंसीडर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहली चीज, सबसे पहला तर्क कि जब मिनर्वा मिल में आपने ये कहा कि 42nd अमेंडमेंट से जो 31C में जोड़ा गया कि सभी यकीनी तत्वों के, ये सभी यकीनी अधिकथित सभी यकीनी तत्व, ये शब्द किसमें लाए? 1976 में 42nd अमेंडमेंट से। ओरिजिनली जब 25th अमेंडमेंट से 31C को जोड़ा था, 31C जोड़ा है 25th अमेंडमेंट से। और आपके काम की चीज कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि आप ये जाने कि पहली बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट पर वरीयता दी गई है। आपके काम की ये चीज है, ठीक है। और एज ए सिटीजन हमें तो लगता है ये जरूर जानना चाहिए कि इस सबके पीछे मंशा क्या है। आपके काम की सिर्फ इतनी चीज है, और मजेदारी यही है कि इसीलिए देश का जो कानून जानने वाला वर्ग है वो भी बेवकूफी की बात करता है, क्योंकि उसने भी पूरे परिदृश्य में सेक्शन को न जाना न समझा। सिर्फ नंबर स्कोर करना एकमात्र जीवन का उद्देश्य रहा, बस देखना ही नहीं है कि वॉट एवर दे आर गोइंग टू इनेक्ट वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालना है, जो देखना ही नहीं है। तो 1971 में पहली बार इसको जोड़ा है 31C को 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और पहली बार ऐसा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कि फंडामेंटल राइट पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को वरीयता मिली है। क्योंकि पहली बार जब जोड़ा था तब ये सभी यकीनी तत्वों की बजाय यहां पर यह लिखा था कि 39B और 39C जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि राज्य जो मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी है उसको कुछ हाथों में संकेंद्रित होने से बचाएगा और ऐसी व्यवस्था करेगा कि मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी का बंटवारा सभी के बीच इक्वली हो, ऐसा वहां लिखा है, ठीक है। तो यहां पर यह लिखा गया कि 39B और 39C इसमें वर्णित पॉलिसी के प्रमोशन के लिए अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए उसे अनुच्छेद 14, 19 और 31 इसके आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि जब
25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उस समय 31 था, वो तो हटा है 20 जून 1979 को। इसलिए 31 तब था, बाद में 20 जून 1979 को 31 डिलीट हो गया, तो कंपनसेशन की बात खत्म हो गई। लेकिन 14-19 आज भी लिखा है। फिर आप जानते हैं इसी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण केशवानंद भारती डिसाइड हुआ, इसके कारण। और 24वां जो इससे पहले वाला है, वो कैसे आया, क्यों आया, उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे। लेकिन आप मानिए 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन्हीं को चुनौती केशवानंद भारती में मिली थी। 1973 में डिसाइड हो गया केशवानंद भारती, और उसमें केशवानंद भारती में क्लियरली ये नहीं कहा कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन उसके बीज पड़ गए, मतलब वो बात कही गई, लेकिन क्लियरली लेट डाउन नहीं किया। क्लियरली लेट डाउन मिनर्वा में किया, ठीक है ना, क्लियरली लेट डाउन। लेकिन इसका जो नीचे वाला पार्ट था कि किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, इस पार्ट को केशवानंद भारती में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। मीनिंग देयर बाय चुनौती दी जाएगी, लेकिन अगर यह पाया गया कि वाकई बात ठीक है कि इस कानून का निर्माण 39B और 39C में वर्णित जो पॉलिसी है उसी को प्रमोट करने के लिए हुआ है, तो फिर वो कानून ठीक माना जाएगा, इस तथ्य के होते हुए कि वो 14-19 का विरोध कर रहा है। ठीक है, लेटर पार्ट जो चुनौती देने से संबंधित था उसको अल्ट्रा वायरस किया, लेकिन अगर उसको अल्ट्रा वायरस करने के पीछे जो सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि भाई अगर आप ऐसा कानून बनाते जो इनफैक्ट 39A और B उसकी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए नहीं है, लेकिन आप सिर्फ कह रहे हो कि उसकी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, तो उसको 14-19-31 के आधार पर चुनौती देने से क्यों बचाया जाना चाहिए? और यह कौन तय करेगा कि साहब ये 39B और C इसकी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए है या नहीं है? क्योंकि अगर किसी भी बिंदु पर विवाद होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको डिसाइड करने की ताकत हमें दी गई, क्योंकि न्यायिक ताकत है हमारे पास है, इसलिए हम ही तो तय करेंगे। हां, एक बार हमने पा लिया कि 39B और C की पॉलिसी प्रमोट करने के लिए, तो आपकी बात ठीक है, आपका कानून वैलिड है। इस ढंग की बात केशवानंद भारती में कही गई और लेटर पार्ट इनवैलिड कर लिया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू, ये अभिव्यक्त रूप से नहीं कहा, ये मिनर्वा मिल में कहा। बस 3 ही साल गुजरते हैं, केशवानंद भारती को 73 में डिसाइड हुआ, 24 अप्रैल 1973, और 3 साल के बाद आपातकाल है देश में और 42nd अमेंडमेंट हो गया। और 42nd अमेंडमेंट से यह कह दिया कि अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए अब जो 39B और C लिखा था उसकी जगह ले आए सभी यकीनी तत्वों को, ठीक है, भाग 4 में अभिकथित सभी यकीनी तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, ये सभी यकीनी तत्वों को ले आया। और भाग 4 का से संबंधित है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में कुछ भी कहा गया है तो उसको प्रमोट करने के लिए अगर राज्य ने कोई कानून बनाया है तो उसको अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, यानी किसी भी फंडामेंटल राइट के आधार पर आप कोई चुनौती नहीं देंगे। इसका मतलब यह हो गया कि अगर यह सरवाइव कर जाए, अगर यह इसी रूप में सरवाइव कर जाए तो माना यह जाएगा कि आपके फंडामेंटल राइट तो हमारी जेब में आ गए। ठीक
ठीक है, हम जिस कानून के बारे में चाहेंगे ये कह देंगे कि वो डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए उसका निर्माण किया गया है, और आप कोई चुनौती इस आधार पर नहीं देंगे कि वो फंडामेंटल राइट के विरोध में है। ठीक है, सॉरी, कोई चुनौती नहीं देंगे, मीनिंग दर चुनौती तो दे सकते हैं, केशवानंद भारती में कहा ना, चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अगर ये पाया गया कि वाकई ये फंडामेंटल राइट के वो अगर वाकई ये पाया गया कि ये फंडामेंटल राइट पर विपरीत प्रभाव तो डालता है, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में वर्णित किसी भी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए ठीक है, तो फिर वो कानून सरवाइव करेगा। ठीक, अब जरा इस बात को और आगे बढ़ाएं। आपको कम से कम अब तक ये विश्वास जरूर हो गया होगा कि रियलिस्टिकों की बात ठीक है। ठीक है, जब चाहो कानून की जो चाहो व्याख्या कर दो, जब चाहो, मनमानापन है तो। और जुडिशरी में कौन बैठता है? वही 350 परिवारों के लोग। ठीक है ना? बोले जे वाले चंद्रचूड़ कौन है? बोले वो उनके जो पहले वाले चंद्रचूड़ थे उनके पोते हैं। बोले जे कौन है? काटजू साहब। बोले इनके वो हैं जो इनके परदादा नेहरू के घर में चाय बनाते थे। यही है ना? सबके एग्जीक्यूटिव के लोगों से रिलेशन है। तो आप जरा सोचो कि अगर ये चीजें सरवाइव कर जाती हैं, अगर ये चीजें सरवाइव करती हैं, तो फिर कोई भी कानून, यानी सरकार जिसे चाह लेती है कि ये कानून फंडामेंटल राइट पर विपरीत प्रभाव डालने के बावजूद चलना चाहिए, चलता। वो संभावना तो इसी की है, संभावना तो इसी की है। अब कुछ बेवकूफ टाइप के लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के प्रमोशन के लिए अगर कानून बनना तो खराब भी क्या है? ठीक है, फंडामेंटल राइट के आधार पर उसे चुनौती क्यों मिले? तो हमें यह बताइए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में तो यह भी लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए राज्य प्रयास करेगा। ठीक है ना? राज्य प्रयास करेगा और कोशिश करेगा कि उनका शांतिपूर्ण समाधान हो। फिर यूक्रेन और रशिया का युद्ध इस समय चल रहा है। हमें यूक्रेन का पक्ष न्याय संगत लगता है, मानिए, और हम यूक्रेन के पक्ष में बोल रहे हैं। ठीक है, और हमारा कहना यह है, हम लिख रहे हैं कि यूक्रेन की सहायता की जानी चाहिए और रणभूमि में रशिया को पराजित किया जाना चाहिए, या हम रशिया के समर्थक हैं, हम ये बात उसके पक्ष में लिख रहे हैं। तो हम शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में तो नहीं लिख रहे, हम ये तो नहीं लिख रहे कि दोनों लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए, हम ये तो नहीं लिख रहे। हमारे ऐसा लिखने पर अगर प्रतिबंध लग गया किसी कानून के माध्यम से, तो क्या मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं हुई? ठीक है, और क्या मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर बाधित हुई है तो हम इस कानून को चुनौती दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, अगर ये सरवाइव करता। ठीक है ना? ये इसी रूप में सरवाइव करता तो आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, अब लोग कहेंगे, कुछ बेवकूफ टाइप के लोग, कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया इस रूप में। भाई इसी ने किया ना, इसी सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को इस रूप में नहीं रहने दिया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने। भाई इसी, जब ये अमेंडमेंट हुआ 1976 में, जब देश में आपातकाल चल रहा था, तब ये शब्द जोड़े गए कि सभी या किन्हीं तत्वों को 39B और C के स्थान पर। तो इस सभी या किन्हीं तत्वों के जोड़े जाने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चुनौती मिली किसमें? मिनर्वा मिल में। ठीक है, मिनर्वा मिल में। और मिनर्वा मिल में जो मेन इशू था, मेन इशू क्या था कि कुछ बीमार कपड़ा बनाने वाली औद्योगिक इकाइयां थी,
सिख टेक्सटाइल मिल्स थी, ठीक है, उनको स्टेट ने अनुच्छेद 31 ए द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर उनका मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। उस कानून को चुनौती मिली थी, ठीक है ना, और उस कानून को चुनौती मिलने के कारण ये इशू भी उसमें डिसाइड हुआ था कि क्या 31C, जिसमें यह कहा गया कि सभी यकीनी तत्वों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में वर्णित जो तत्व हैं उनमें से सभी को, यकीनी को प्रमोट करने के लिए अगर राज्य के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो उसे 14-19, ठीक है, या 31 के आधार पर चुनौती नहीं मिले, क्योंकि उस समय 31 है 76 में, ठीक है। ये मेन इशू था। तो मिनर्वा मिल में ये कहा, ठीक है, और मिनर्वा मिल किसने डिसाइड किया? इन्होंने ही किया ना, इन्होंने ही किया कि नहीं, सभी यकीनी तत्वों को आप नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि केशवानंद भारती में कहा है कि एक बैलेंस है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। इससे तो आप असंतुलित किए दे रहे हैं मामला। आप कह रहे हैं कि सभी यकीनी तत्वों को, इसका मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बिल्कुल ऊपर आ गए और ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। और साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित कर दिया, ठीक है ना, और कहा कि आप हमें रोक नहीं सकते सभी यकीनी तत्वों के आधार पर चुनौती देने से, ठीक है। अब इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसको सभी यकीनी तत्वों को लिखा जाना इनवैलिड कर दिया। अब यहां पर एक सवाल उठता है जो आज तक डिसाइड नहीं है, आज तक नहीं। आपने लिखा कि सभी यकीनी तत्वों को, ये जोड़ा 1976 में 42nd अमेंडमेंट से, और सभी यकीनी तत्वों को जोड़ने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसे मिनर्वा मिल में असंवैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है। तो आज की तिथि पर यह कैसे कहा जा सकता है कि 31C है कॉन्स्टिट्यूशनली? यह बात कैसे कही जा सकती है भाई? जो जोड़ा गया उसे आपने संवैधानिक कर दिया, ठीक है। जोड़े जाने से जो पहले था वो ये था कि अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए अगर 39B और C इसकी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे 14, 19, 31 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आप जो जोड़ी गई चीज है उसको संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति रखते हो, लेकिन अधिनियम के शब्दों को बदलने की ताकत आप में नहीं है, ठीक है ना। तो जब आपने यह कह दिया कि 31C में जो वर्तमान में लिखा है यह असंवैधानिक है इस रूप में, ठीक है ना, और पिछला आप खुद लिख नहीं सकते इसमें, आप खुद थोड़ी लिख दोगे, ना लिखा हुआ है, ठीक है, ना लिखा हुआ है। तो आज की तिथि पर यह किस तरह माना जा सकता है कि 31C इस रूप में मौजूद है, ठीक है, जिस रूप में वो मिनर्वा बिल में असंवैधानिक ठहराए जाने से पूर्व मौजूद था? यह कैसे कहा जा सकता है, ठीक है ना। 39B और C में वर्णित पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर कानून बनाया जाएगा तो अनुच्छेद 13 के आधार पर उसे चुनौती नहीं मिलेगी, ठीक है ना। यह आज की तिथि पर कैसे कहा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं, हमारे लगने से होता क्या, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि हम चूंकि यहां बैठे हैं
ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी बात, भाई ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में कही जा सकती है, भाई आप इस बात कैसे आज की डेट पर है कैसे ही है, और है यही आज भी 31 को इसी रूप में माना जाता है कि मानो आज 31 उस रूप में मौजूद है जिस रूप में वो मिनर्वा बिल में असंवैधानिक ठहराए जाने से पूर्व मौजूद था, माना यह जाता है। लेकिन ये किस तरह मान सकते हैं आप जो मान लेंगे वो ठीक ही है, अगर ये मान लिया जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो गोलकनाथ में आपने कुछ माना, केशवानंद भारती में आपने कुछ माना, फिर हम किसे सही माने? और आपको अपने ही डिसीजंस को ओवररूल करने की ताकत है, तो अब तक जो आप मान रहे हो आगे आपने न माना तो हम करेंगे क्या? फिर तो सब कुछ अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब सही बात होती है और मान्यता मान्यता होती है। तो आज की तिथि पर यह कैसे माना जा सकता है कि पूर्व 31वीं मौजूद है? क्योंकि मिनर्वा बिल में आपने कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। या तो फिर अमेंड हो 39B और C में वर्णित पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर बनाया जाएगा कानून, तो अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए उसे 14-19, चूंकि आज 31 है नहीं तो 31 की बात ही नहीं करेंगे, 14-19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये आप लिखें, तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं आपने। तो आज की तिथि पर मिनर्वा के आधार पर सिर्फ ये कैसे माना जा सकता है, ये एक सवाल है विच नीड द कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। एक बात ये, दूसरी बात एक और हमें लगती है, जब आपने मिनर्वा डिसाइड किया, ठीक है, ये जब आपने केशवानंद भारती डिसाइड किया, तो हमें नहीं मालूम, खोज का विषय है, देखेंगे गूगल पर कहीं हमें मिलेगा तो ठीक है, आपको मिलेगा तो आप हमें बताइएगा कि उस समय 14 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट था या नहीं, हमें नहीं मालूम। 19 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट था या नहीं, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन आज की डेट पर है भाई, आज की डेट पर तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट था ही, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता, ये आप केशवानंद भारती में ही कह चुके। अगर केशवानंद भारती डिसाइड करते समय 14 और 19 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था, ठीक है ना, अगर मिनर्वा डिसाइड करते समय 14-19 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था, तब तो चलो कोई बात नहीं कि आपने वो चीजें डिसाइड की, उस समय 14-19 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ही नहीं थे, ठीक है ना। इसलिए आपने 31B और 31C को सरवाइव होने दिया, ठीक है ना, इस सिद्धांत के बावजूद कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है बात। लेकिन आज की तिथि पर जब 14 और 19 बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हो गए और बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कुछ भी डिसाइड नहीं होगा, तो फिर 31B और C कैसे चल सकते हैं? और आईआर कहलो में कल हमने बात की थी कि आईआर कहलो में आप ये कह भी चुके हैं, ठीक है ना, कि भाई जो कानून बनेगा या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रभाव डालता है, दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रभाव नहीं डालता। दो बातें हो सकती हैं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रभाव नहीं डालता, ठीक है ना, तो कोई बात ही नहीं, आपने 9 शेड्यूल में रख दिया, चुनौती उसे नहीं मिलेगी, भले ही वो अन्य किसी कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या फंडामेंटल राइट इसका वायलेशन करता हो, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो नहीं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हो, तो चुनौती नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसने
ऐसे किसी फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डाला जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप 9th नहीं किसी शेड्यूल में रख दो, ठीक है ना। जो कुछ केशवानंद भारती में कहा गया उसके आधार पर उसे चुनौती मिलेगी, ये आप डिसाइड कर चुके IR कह लो में, ठीक है। और 14 आज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आज 31 कैसे सरवाइव कर सकता है, ये बात थोड़ी मेरी समझ के परे है, हमें समझ में नहीं आती। हमें जो लगता है वो हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन कानूनी स्थिति यही है कि 31 आज भी मिनर्वा के बाद भी इस रूप में भारत के संविधान में मौजूद मानी जाती है, ठीक है, जैसी वो मिनर्वा के डिसाइड होने के पूर्व भारत के संविधान में मौजूद थी। और इसके माने जाने का आधार क्या है, ठीक है, ये हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि मेरी तो मान्यता ही उसके खिलाफ है। हमारी तो मान्यता यह कि हो ही नहीं सकती 31 थी। भाई आपको बेयर टेस्ट बदल देने का हक तो नहीं है। बेयर टेस्ट में सभी यकीनी तत्वों को लिखा है, वो आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, तो हम ये किस तरह मान लें कि साहब 39B और C अपने आप यहां पर लिख गए, ये हम कैसे मान लें, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो मिनर्वा के साथ 31 गई, लेकिन न्यायिक मत आज तक इस रूप में मौजूद है कि 31 है और उस रूप में मौजूद है जिस रूप में यह मिनर्वा डिसाइड होने से पूर्व मौजूद थी। और मिनर्वा डिसाइड होने से पूर्व जो मौजूद था वो ये था कि सभी यकीनी तत्वों के स्थान पर आप 39B और C ये रख लें, बस बाकी सब वैसे का वैसा ही है, ठीक है ना। तो आप देखें क्या कहता है, कहता है अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि जो भाग 4 में अधिकथित सभी यकीनी तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19, इसमें पहले 31 में था, अब 31 डिलीट है, द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है। और कोई विधि, ये तो केशवानंद भारती में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, कोई विधि जिसमें यह घोषणा है कि वायसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं बनाती। और परंतु में जो लिखा है वो यही लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर कानून ऐसा बनाती है तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रखा जाएगा, और राष्ट्रपति जब तक मंजूरी नहीं देंगे तब तक उसे विधिमान्य नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि मिनर्वा में इसे चुनौती मिल गई, और मिनर्वा में जो हुआ वो हमने आपको बताया, ये हुआ है, लेकिन मिनर्वा का व्यू ही प्रीवेल करता है, ठीक है। अब सवाल यह है कि जब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इसको 2 बार चुनौती मिली ना, एक केशवानंद भारती में, एक मिनर्वा में। केशवानंद भारती में तभी मिली थी जब इन्होंने पहली बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को ऊपर रखा फंडामेंटल राइट से, और मिनर्वा में तब मिली जब सारे के सारे ले आए, क्योंकि इनकी हिम्मत तो लगातार बढ़ती गई, ठीक है ना, क्योंकि 39B और C उसकी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे किसी भी फंडामेंटल राइट से, वो सॉरी 14, 19, 31 से असंगत होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। इस बात को ठीक मान लिया, इसमें केशवानंद भारती में उससे उत्साहित होकर 1976 में 42nd अमेंडमेंट। तो सवाल यह है कि पहली बार जब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ठीक माना था, सिवाय इसके कि आपने ये जो कह दिया कि किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी 14, 19, 31 के वायलेशन के आधार पर, इस शक्ति को छीनने वाले शब्दों के अलावा सारे संशोधन को ठीक माना था ना कोर्ट ने। तो ठीक मानने का आधार क्या था? भाई ऐसे तो नहीं मान सकते कि ठीक है,
तो ठीक मानने का आधार यह था जो कोर्ट ने कहा, ठीक है, ठीक मानने, केशवन भारती में जो कहा, यानी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उचित ठहराने के लिए जो कुछ कहा वो ये कहा कि चूंकि जो इंडिविजुअल राइट है वो फंडामेंटल राइट के रूप में नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है ना, इंडिविजुअल राइट फंडामेंटल राइट के रूप में नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन इंडिविजुअल राइट के अगेंस्ट एक पुलिस पावर, एक डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर ये भी है। हमने आपसे कहा था पुलिस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ऐसा संगठन, ठीक है ना, जो आपको न्यूनतम नैतिकता का पालन करने के लिए विवश करता है, ठीक है ना। नैतिकता के जो श्रेष्ठतम मूल्य हैं उनका पालन करना न करना आपकी मर्जी पर छोड़ा गया है, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम नैतिकता, न्यूनतम नैतिकता जो कि समाज के स्थायित्व के लिए जरूरी, अर्थात जब न्यूनतम नैतिकता इसका पालन भी आप नहीं करोगे तो आप मानो नहीं बल्कि क्या कहलाओगे, जानवर। जानवर नैतिक नहीं होता, ठीक है। बताते हैं कि सम्राट अकबर ने एक बार यह कहा कि दुनिया में मां अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो बीरबल ने कहा नहीं, गलत है बात, सब खुद को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, ये ठीक है कि खुद के बाद बच्चे को सर्वाधिक प्यार मां ही करती है, ये सही है, लेकिन ये कहना गलत है कि साहब मां अपने से ज्यादा बच्चे को चाहती है। परीक्षण की बात आई तो बताते हैं एक बंदर के बच्चे को, ठीक है, लाया गया, पानी डालना शुरू किया गया, तो जो बंदरिया थी वो बच्चे को ऐसे से ऊपर उठाती रही, तो अकबर ने कहा देखो, उनका और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और जैसे ही बंदरिया के डूबने की नौबत आई उसने बच्चे को नीचे रखा, उस पर खुद खड़ी हो गई। बीरबल ने कहा अब देखो, ठीक है, अब देखो सही स्थिति अब आई है। तो ये है न्यूनतम नैतिकता, न्यूनतम नैतिकता, इसका पालन तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है, अन्यथा जानवरों की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो न्यूनतम नैतिकता, हां अधिकतम नैतिकता, इसका पालन आपके ऊपर छोड़ा गया है। आप चाहो करो और चाहो तो मत करो, ठीक है। राम बनने के लिए आपको विवश नहीं किया जाएगा, राम बनने के लिए विवश नहीं करेंगे, वो आपकी मर्जी, बनो या न बनो, लेकिन न्यूनतम आदमी बनने के लिए हम आपको विवश करेंगे। आप लोगों का संरक्षण करोगे या नहीं करोगे यह आपकी मर्जी। आप अनाथालय चलाओगे नहीं चलाओगे आपकी मर्जी, आप भूखों को खाना खिलाओगे नहीं खिलाओगे आपकी मर्जी, आप कमजोर जरूरतमंद की सहायता करोगे नहीं करोगे आपकी मर्जी, लेकिन मारोगे किसी को नहीं, ठीक है। मारोगे तो फिर हम डंडा चलाएंगे, इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। इवन उसने मारा भी है तो भी नहीं मारोगे, ठीक है, उसने मारा भी है तो भी नहीं मारोगे, क्योंकि प्रत्येक अपराध के विरुद्ध आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है, ठीक है ना। जब तक आपके मन में यह युक्ति संगत आशंका पैदा न हो कि उत्तर हमले का उत्तर न दिया तो परिणाम यह होगा कि हमें बहुत ज्यादा चोट लगेगी, यानी घोर की श्रेणी में आने वाली यह इंजरी हमें होगी, ठीक है ना। तब तक कोई राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी नहीं है। आप मैक्सिमम नैतिकता का पालन मत करो, लेकिन न्यूनतम का पालन कराया जाएगा, ठीक है ना। तो एक पुलिस नामक संगठन की उत्पत्ति की गई, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा, जो आपसे मैक्सिमम नैतिकता का पालन नहीं कराएगी,
वो तो आपकी मर्जी पर है, करो ना करो, लेकिन न्यूनतम नैतिकता का पालन वो कराएगी। आप सड़क पर अभद्र दृश्य, ठीक है, उत्पन्न न करें, ये न्यूनतम नैतिकता है, ठीक है। आप सार्वजनिक स्थानों पर भद्र दिखें, ये न्यूनतम नैतिकता है। बाकी सिगरेट पी के अपने पिता की उम्र के मुंह पर धुआं आप छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये आपके डिस्क्रिशन का विषय है, ठीक है ना। इसमें स्टेट हस्तक्षेप नहीं करता। तो न्यूनतम नैतिकता के पालन कराने की जो बात है, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर कहा जाता है, और ये स्टेट के पास है, ठीक है ना। स्टेट न्यूनतम नैतिकता का पालन करा सकता है। तो ये कहा गया जब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसे जस्टिफाई बताया सुप्रीम कोर्ट ने, सिवाय इसके कि साहब जो है, यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायालय में उसको चुनौती नहीं मिलेगी। तो न्यायालय ने जो तर्क दिया वो ये दिया कि चूंकि नागरिकों को इंडिविजुअल राइट के रूप में फंडामेंटल राइट प्राप्त है, इसलिए उसके अगेंस्ट पुलिस पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर भी है। स्टेट को भी समष्टि के हक में, समाज के हित में, ठीक है, क्योंकि वो किसी को नहीं मारने देता, इसीलिए तो ना, क्योंकि उसमें सामाजिक हित है, नहीं सब लड़ेंगे आपस में, ठीक है ना। तो उसने कहा, यानी कोर्ट ने कहा कि चूंकि इंडिविजुअल राइट्स प्राप्त हैं फंडामेंटल राइट के रूप में, इसलिए उसके अगेंस्ट, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर आएगा और समूह के हित में, समष्टि के हित में निर्णय लेने का हक ये राज्य के पास डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर के कारण से है। वही बात हम बता रहे हैं कि रियलिस्टिक स्कूल के लोग ठीक कहते हैं कि जब चाहो जो व्याख्या कर दो, जब चाहो। कभी तो डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर कह दो। अभी देखना, ये जब हम 300A पर बात करेंगे, 300A पे फिर कंपनसेशन का सवाल उठेगा, तो कोर्ट कहेगा नहीं नहीं भाई, एक डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट भी है, ठीक है, कि लोक विश्वास है कि जनता, सरकार ठीक ही करेगी, इसलिए कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। और पीछे कह रहे नहीं नहीं वो कुछ नहीं, ठीक है, तो चाहे कोई व्याख्या देना शुरू कर दो, ठीक है। यही रियलिस्टिक स्कूल के लोग कहते हैं कि मन मर्जी है, जो चाहो कहो। वो कहते कानून कुछ होता ही नहीं, बोले ये कानून है ही नहीं, यही तो कहते हैं वो कहते हैं तो कानून का स्रोत है, कानून तो वो होगा जो न्यायाधीश महोदय कहेंगे। और ऐसा वो रिएक्शन में कहते हैं, ऐसा वो अच्छे भाव के साथ नहीं कहते, ठीक है, उसी भाव में कहते हैं जिस भाव में हम लोग कहते हैं अरे भाई आप तो बहुत काबिल आदमी हैं, अब हम तो आपके सामने क्या ही बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपको काबिल मान लिया है, ये रिएक्शन है। इसीलिए कहा जाता है यथार्थवादियों का दर्शन क्या है, प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरी है वो, रिएक्शन में से निकला है वो। तो कहते हैं कि कानून तो वो है ना जो न्यायाधीश महोदय बोलना, मनमानापन है, जो चाहो तो कहो, ठीक है। तो कहा कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर है, और चूंकि 39B और C मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है, इसलिए उसको सुनिश्चित करने के लिए अगर स्टेट कोई कानून बनाता है तो उसे 14, 19 या 31 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। दैट वाज द डिसीजन टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ केशवानंद भारती, because at the very first time 25th constitutional amendment has been challenged before the Supreme Court in case of Keshwanand Bharati. In that case they have given such a argument to justify the constitutional amendment like 25th constitutional amendment. ये स्थिति रही है। एक मुकदमा डिसाइड हुआ है, हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है, संजीव
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कोल कंपनी ऐसे करके है वो, ठीक है संजीव करके है, ठीक है, कोयले से संबंधित कोल इंडिया से उसका वो संजीव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस संजीव कोक कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग। इसमें ये डिसाइड किया कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है 39B और C में जो लिखा है उसमें जो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, जो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है उसे भी स्टेट ले सकता है, उसे भी स्टेट ले सकता है सब में बांटने के लिए, ठीक है। अब देखिए 39B और C सिर्फ इतना ही कहती है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी है उसका लाभ सबको प्राप्त हो, ठीक है, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, ठीक, सिर्फ इतने कहती है। इसका मतलब राज्य स्वतंत्र है ऐसे कानूनों को बनाने के लिए जो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी का लाभ सब तक पहुंचने में मदद करती हो। 39B और C ये बिल्कुल नहीं बताता कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून किस तरह के होंगे, बस सिर्फ इतनी जिम्मेदारी रखता है कि आप ऐसा कानून बनाइए, ठीक। आपको लगता है कि रेलवे का अगर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ठीक है ना, तो उसका फायदा सबको मिलेगा, आपने कर दिया, ठीक है। इंग्लैंड में विभिन्न रेलवे कंपनियां हैं, हिंदुस्तान में भारतीय रेल है, ठीक है ना। देखने को क्या मिला, देखने को यह मिला कि रेलवे हमेशा घाटे में ही है, ठीक है। आदमी एक टैक्सी खरीदता है, उससे पूरा घर चलाता है, उसके बाद उससे 2 टैक्सी बनाता है, फिर भी वो लाभी में रहता है। हम इतनी बड़ी रेल चला रहे हैं, वो घाटे में ही है, घाटे में ही है, और उसमें पैर रखने की जगह नहीं मिलती, ठीक है। इतनी वो भर के चलती है तो चलो खाली मिले। तो ये जादू कौन सा है जिससे मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी और इसके अंतर्गत सेवाएं, खान, खनिज, बिजली सब कुछ आएगा इस शब्द के अंतर्गत। अब हमें ये अनुभव में आया कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। हमने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम 20,000 करोड़ रुपए, हमने अपना बजट देखा कि हमें रेलवे से कितना मिल रहा है, हमें दिखा कि ये तो घाटे में रोज, भाई हमने देखा कि ये तो घाटे में है। तो हमें ये लगा कि जब घाटे में है तो ऐसा करते हैं कि इसे 20,000 करोड़ रुपए ये हमें अगर देते हैं एक मुश्त, तो रेलवे चलाने का ठेका हम इन्हें दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 20,000 करोड़ आ गए, अभी तक जो घाटा था उससे ज्यादा आ गया, लेकिन वेलफेयर स्टेट के नाते हम इन्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं देंगे, ठीक है। आप एक निश्चित, ठीक है, तो किराया कितना होगा, माल का किराया कितना होगा, ये तो बजट ही निर्धारित करता है, यानी हम ही निर्धारित करेंगे। उसी किराए में ये तैयार होगा कि भाई इतने ही में हम, आप जो तय करोगे किराया विराया हम उतना ही लेंगे और आपको हम 20,000 करोड़ देंगे। और उसके बाद हमारे पास 20,000 करोड़ आ गए, उस हमने रेलवे सुविधाओं का विस्तार किया, यानी यात्रियों को गुणवत्ता युक्त रेल सेवा भी मिल रही है, सरकार को लाभ भी हो रहा है, ठीक है ना। तो सिर्फ इसलिए कि हमने भारतीय रेल को, ठीक है, कमाई का अड्डा बनने से रोक दिया, ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हम तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, ये कैसे कहा जा सकता है। दोनों की अपनी अपनी मर्जी है और दोनों जनता के वोट से आए हैं, जनता को तय करने दीजिए ना कि आप आएंगे या ये आएंगे। क्योंकि 39B वो तो सिर्फ इतना ही कहता है मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, इनका बंटवारा ठीक हो ऐसी व्यवस्था आप करें, वो व्यवस्था किस ढंग से की जाएगी इस संबंध में तो वो कुछ नहीं कहता, ठीक है ना। इस संबंध में तो वो कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ इतना ही कहता है मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, इनकी व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि सब में उसका बंटवारा ठीक हो। मटेरियल रिसोर्सेज ये माने गए भूमि,
बिजली, खान, खनिज, ठीक है, इसके साथ साथ सेवाएं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारा मटेरियल रिसोर्सेस है। और मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी में सरकार की संपत्तियां और लोगों की संपत्तियां दोनों शामिल हैं। ये किसमें? संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसमें डिसाइड कर दिया, ठीक है। इसी कारण से लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है ना। वो सब लिया जा सकता है, लेकिन उसका सभी लोगों में उचित बंटवारा किस ढंग से सुनिश्चित होगा ये आप ही तो नहीं बताएंगे, ठीक है। और ऐसी कोई बात वहां कही भी नहीं गई, तो तुम किस आधार पर कहते हो कि साहब ऐसा ही होना चाहिए? आप किस ढंग से मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी का बंटवारा होगा इस विषय पर कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो केशवानंद भारती में जो जस्टिफिकेशन दिया गया था 39B और C को प्रमोट करने या प्रिवेल करने के पीछे 14/1931 है, वो जस्टिफिकेशन यही था कि डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर है, बिकॉज यू हैव द फंडामेंटल राइट, दैट इज व्हाई द स्टेट हैज पुलिस पावर। इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी दे कैन मेक ए लॉ विच मे अफेक्ट योर राइट एडवर्सली, ठीक है, बट आफ्टर दैट यू मस्ट बियर द सिचुएशन, ठीक है। ये बात ये जस्टिफिकेशन में कही गई, लेकिन वही होता ना, एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है। आप बहुत गलत बात बहुत जलवे से नहीं कह सकते, बहुत ढंग पे नहीं कह सकते, तो सुप्रीम कोर्ट को फेस सेविंग एक्सरसाइज तो करनी होगी। तो फेस सेविंग एक्सरसाइज की और यह कहा कि चूंकि 31C फंडामेंटल राइट को एडवर्सली इफेक्ट करती है, 31B एडवर्सली इफेक्ट करती है, और कानून के निर्वचन का एक सिद्धांत है कि विच एवर अफेक्ट एडवर्सली टू एनी राइट, अगर कुछ भी किसी अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता होगा, ठीक है ना, तो हम प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले सिद्धांत का कठोर अर्थान्वयन करेंगे, ठीक है ना। जैसे है ना कि दंड जो दांडिक विधि द्वारा दिया जाता है वो आपकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, इसलिए दांडिक विधि का कठोर अर्थान्वयन ये किया जाता है। यानी जो लिखा है ठीक वही पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते, ठीक है। टैक्सिंग इंस्टीट्यूट वो आपकी वेल्थ को, आपकी संपत्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, इसलिए टैक्सिंग इंस्टीट्यूट का जो इंटरप्रिटेशन है वो लिटरल यानी कठोर होता है, ठीक है। और इसीलिए जब दांडिक विधि में आपको दोष सिद्ध करने के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कुछ कहता है तो कहता है बियॉन्ड द ऑल रीजनेबल डाउट्स, जब ये लगे कि नहीं ऐसा ही है कि तुमने ही मारा, तभी सजा मिलेगी, ठीक है। हां, जहां कुछ देने का सवाल है वहां उदार अर्थान्वयन ये किया जाता है, ठीक है ना, कि अगर हमने अपात्र को दे भी दिया तो ठीक है, अपात्र होगा, जिसे हम कहते हैं ना नहीं थी उसे जरूरत भीख की, लेकिन फिर भी उसने शराब पीने के लिए ले लिए पैसे, अरे होगा उसका धर्म, ठीक है, हमने तो दे दिया, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। जरूरतमंद को आपने नहीं दिया, इससे ज्यादा नुकसान होगा, फिर वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अवैध साधनों का प्रयोग करेगा, क्योंकि जरूरत तो आदमी पूरी करेगा, लग्जरी भले ही पूरी न करे, ठीक है। शराब पीना था, पैसे नहीं मिले तो वो कुछ भी करेगा, इसकी संभावना कम है, इसकी संभावना तभी जब वो लती हो, उसके बिना रह ही ना सकता हो, तब फिर वो लग्जरी नहीं बची, फिर जरूरत हो गई। अगर शराब का लती इस कदर है कि उसके बिना रह ही नहीं सकता, होते हैं लोग, होते हैं, उनकी फिर दवाई चलती है, और दवाई में
शराब में जो तत्व मौजूद है नशा उत्पन्न करने वाले, वही लिमिटेड मात्रा में उसे दिए जाते हैं, धीमे 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 घटाते चले जाते हैं, लेकिन करते हैं। ठीक है, फिर शराब लग्जरी नहीं बची, फिर तो जरूरत हो गई, नीड हो गई। अदरवाइज शराबी को, यानी जब तक उसके लिए लग्जरी है वो, तब तक न मिले तो वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जरूरतमंद को आपने कुछ नहीं दिया तो वो कुछ भी करेगा। इसलिए अधिकार अपात्र को भी मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूनतम अधिकार अगर छीन लिए गए तो फिर नुकसान होता है। इसे दांडिक विधि का कठोर अर्थान्वयन और अधिकार प्रदाता विधियों का उदार अर्थान्वयन, ये सिद्धांत है कानून में। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि बाय आर्टिकल 31B and C you are going to make adverse effect on the fundamental rights of the citizens, that is why article 31B and C, ठीक है, will be construed by us strictly। हम ये देखेंगे, ये ठीक है कि 31B और C इसके मैंडेट के आधार पर कुछ कानूनों को फंडामेंटल राइट से असंगत होने के बावजूद बनाया जा सकेगा, लेकिन हम देखेंगे और बहुत कठोरता के साथ देखेंगे कि आपने जो कानून बनाया वो किस क्षेत्र को लागू हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रभाव क्या होगा। ठीक है ना, विभिन्न फंडामेंटल राइट्स पर। और अगर हमें एक बार भी लग गया कि 39B और C इसकी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए नई कानून बनाया, कोर्ट ने किन्हीं अन्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि देयर इज रीजनेबल नेक्सस, एक युक्ति संगत संबंध कानून का 39B और C में वर्णित पॉलिसी से है तो सरवाइव कर जाएगा, कुछ नहीं। यानी बड़ी स्ट्रिक्ट भाषा में बोला कि 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए ही अगर आपने कानून बनाया है, केवल तभी सरवाइव करेगा। ये बात वैसी है जैसे हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं देख लो, अगर ये नहीं निकला जैसा तुम बता रहे हो, ये निकला तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सोच लो अगर नहीं निकला ये, ठीक है, तो फिर आपको समस्या होगी। इसका अर्थ यह होता है कि हम बहुत सख्त रहने वाले हैं इस बात की जांच में कि ऐसा है या नहीं। यानी कोई युक्ति संगत संबंध कुछ नहीं मानेंगे, बिल्कुल ठीक वही बात होनी चाहिए। ये ठीक वैसी ही बात थी, किन्हीं शब्दों का, किन्हीं लिबरल शब्दों का इस्तेमाल किए बिना कोर्ट ने सीधे कहा कि अगर 39B और C इसको प्रमोट करने के लिए वाकई अगर बना होगा कानून तो ठीक है, उसे 14, 19 या 31 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। लेकिन अगर चूंकि जो कानून अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालेंगे उनका कठोर अर्थान्वयन करने की परंपरा है, इसलिए अगर एक बार भी हमें ऐसा मिल गया कि जो कानून आपने बनाया है उसका 39B और C की पॉलिसी से कोई संबंध नहीं, ठीक है, तो हम उसे स्ट्रक डाउन करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें यह लगा कि 39B और C को प्रमोट करने के लिए सिर्फ इस एक्ट में 2 प्रावधान है, सिर्फ 2, बाकी सब आपने अपने निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रावधान बनाए हैं, ठीक है, तो भी हम सिर्फ 2 को ही सरवाइव करेंगे, क्योंकि वही तो है जो 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट कर रहा है, पूरा एक्ट तो नहीं। और अगर वो 2 सिर्फ हमने, ठीक है, सरवाइव करने की अनुमति दी और डॉक्ट्रिन ऑफ ठीक है, आपका सिवरेबिलिटी, उसके मुताबिक उन 2 उपबंधों को यदि जीवित भी बने रहने दिया जाए तो शेष प्रावधानों के शून्य हो जाने पर उन 2 का भी कोई मतलब ना बचे तो पूरा ही शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जितना पार्ट 39B और C
कि पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए आपने बनाया होगा, सिर्फ उतने को सरवाइव करने की हम अनुमति देंगे, शेष को नहीं। क्यों? यही इंटरप्रिटेशन का तरीका है, ठीक है ना, उन विधियों के जो अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं, ये 31C। लेकिन हम फिर कहेंगे कि हम इस बात को समझने में असमर्थ हैं, और जब हम खुद समझने में असमर्थ हैं तो हम आपको कैसे समझाएं कि किस आधार पर मान लें कि 31C आज भी मौजूद है उस रूप में जिस रूप में ये मिनर्वा में अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से पूर्व मौजूद था, अर्थात 39B और C, इसके आधार पर, ठीक है, या इसकी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए जो कानून बना उसे 14-19 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। ये हम कैसे माने? क्योंकि इसे मानने के लिए कोई आधार दिखता नहीं। लेकिन न्यायिक मत इसी के फेवर में है कि उस रूप में आज 31C मौजूद है, न्यायिक मत इसी बात के फेवर में है। दूसरा, हम ये भी नहीं समझ पाते, तो जब हम ही नहीं समझ पाते तो हम आपको कैसे समझाएं कि जब 14-19 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गए और आप IR कहलों में कह भी चुके और लगातार आप बोल रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के आगे जो कुछ है सब शून्य, तो फिर 39B और C इसकी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर 14-19 जो आज की डेट पर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है ना, उसको वायलेट भी किया जाता है, तो आप संविधान सम्मत कैसे मानेंगे? ये दोनों ही बातें मेरी समझ में नहीं आती। जब मेरी समझ में नहीं आती तो हम आपको समझाएं क्या? ठीक है, तो हमने सारा स्थिति आपके सामने रख दी और बाकी आप ही के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया, जो मनाए तो आप मान लें। हाँ, ये ठीक है कि जो कुछ व्याख्या आई है अब तक उसके हिसाब से जो राष्ट्रीयकरण संबंधी कानून हैं वो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 39 नेशनलाइजेशन अगर किया जाएगा तो आप ये कहेंगे ही कि जैसे बिजली का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण आप कर सकते हैं, वो कानून वायलेट रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि 31C है ही है, ठीक है। 31C के अलावा भी भारत के संविधान में जो प्रावधान है, जैसे अनुच्छेद 19(6) उसी में लिखा है कि राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, व्यापार, वृत्ति, आजीविका, इसकी स्वतंत्रता है। लेकिन 96 और जो प्रतिबंध वहां बताए गए वो सब पुलिस पावर स्टेट की उसी के आधार पर उचित माने जाते हैं। तो राष्ट्रीयकरण के संबंध में 31C और अन्य प्रावधान भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए राष्ट्रीयकरण हो ही सकता है। तो 31C के बारे में सारी स्थिति हमने आपके सामने रखी। अब संपत्ति के अधिकार में सिर्फ 300A बचा, जिसकी चर्चा हम लोग सोमवार को करेंगे और फिर अगले हफ्ते में ईश्वर ने चाहा तो अनुच्छेद 32 पर बात होगी।